तो जी अस्सलाम वालेकुम। और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दीजिएगा सब। अच्छा, आप एडमिन के नाम से हैं इमरान साहब? नहीं नहीं सर, मैं एडमिन के नाम से नहीं, मेरा अपना नाम आ रहा नहीं नहीं, इमरान साहब एक और भी हैं, है। अच्छा अच्छा। इमरान अशरफ। जी जी बिल्कुल जी मेरा जी जी अच्छा अच्छा, बिल्कुल एडमिन जी इसी ने ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आज हमने देखना है कि आप डिस्क स्टोरेजेस जो हैं लिनक्स के ऊपर वो कैसे मैनेज करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, यानी कि हार्ड ड्राइव्स कैसे सर्वर के साथ अटैच करते हैं, कितनी किस्म की हार्ड डिस्क होती हैं, फिर फर्मवेयर के कितने कितने टाइप्स के फर्मवेयर होते हैं, और पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर कितनी टाइप की होती है, पार्टीशंस राइट कैसे होती हैं, फिर फाइल सिस्टम कितने होते हैं, फाइल सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, डिफरेंट फाइल सिस्टम्स क्यों होते हैं, और फिर उसको लिनक्स के ऊपर माउंट कैसे करते हैं, फिर उसको फ्यूचर में एक्सपेंड कैसे करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं। तो मेरा ख्याल है तकरीबन 2 क्लासेस में हम इस सारे को कवर करेंगे। तो आपने सर स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने डिटेक्ट करना है कि आपकी मशीन के ऊपर हार्ड ड्राइव कितनी है, कितनी स्टोरेज डिवाइसेस अटैच है, तो इसको LSBL की कमांड अगर आप चलाएं तो लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस ये कर देगा आपको along with the partitions detail, और द माउंट पॉइंट भी बताएगा इसका। अब इसमें नेम आ रहा है, मेजर माइनर नंबर है, साइज है, माउंट पॉइंट है, टाइप है। तो ये SDAS stands for SCSI, D stands for disk, A mean first, और इसका देखिए मेजर नंबर 8 है, ठीक है। 20 GB इसका साइज है, ये एक हार्ड डिस्क है। उसके बाद ये SDA1, दिस इज फर्स्ट पार्टीशन, SDA2 ये सेकंड पार्टीशन है। इसका साइज 1 GB है, ये 19 GB है, ये पार्टीशन है, ये भी पार्टीशन है, ये इस पे माउंट हुई है, ये कहीं नहीं माउंट, ये भी कहीं नहीं माउंट हुई है। उसके बाद इसको फर्दर सेग्रीगेट किया हुआ है LVM में। तो ये LVM पढ़ेंगे, इसको फिलहाल आप छोड़ दें, LVM क्या चीज़ होती है, फिलहाल आपने पार्टीशनिंग को समझना है। तो उसके बाद नीचे आपको SR0 नजर आ रहा है। SR0 क्या है कि S stands for SCSI, R stands for read only memory, और 0 mean the first one। अगर दो इसमें CD या DVD ROM है तो SR0, SR1, SR2 इस तरह सीक्वेंस आपको मिलेगा, और ये आगे लिखा हुआ भी है, दिस इज अ ROM, ठीक है। अच्छा, तो अब लिनक्स में आप हार्ड ड्राइव अटैच कितनी कर सकते हैं। तो एक डैश कहते हैं डायरेक्टली अटैच स्टोरेज को, एक होती है NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और एक होती है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो डैश की सबसे पहले क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। सर्वर मशीन के ऊपर अगर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हार्ड डिस्क के चैनल्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप डाटा केबल से हार्ड ड्राइव अटैच कर देते हैं तो उसको आप डैश कहते हैं, डायरेक्टली अटैच स्टोरेज। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? माइक्रोफोन मैंने लगाया हुआ है, शायद इसमें कोई इशू है। जी ठीक है मेरे पास ठीक है। तो ये डायरेक्टली अटैच स्टोरेज है, और डायरेक्टली अटैच स्टोरेज में आप फिर USB अगर डायरेक्टली अटैच कर देते हैं वो भी डायरेक्टली अटैच स्टोरेज है। उसके बाद फिर IP बेस्ड नेटवर्क स्टोरेजेस होती हैं जिसको आप NAS कहते हैं, जो कि आपकी सांबा प्रोटोकॉल को यूज करते हैं या NFS प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, और उसको आप नेटवर्क अटैच स्टोरेज कहते हैं। फिर SAN है,
सैन में दो किस्म की होती हैं। सैन एक फाइबर बेस्ड होती हैं और एक आईपी बेस्ड भी होती हैं, जो कि आईएससी प्रोटोकॉल को यूज करती हैं, या जो फाइबर चैनल बेस्ड होती हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपी को यूज नहीं करती, वो लेयर 1 के प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आपको स्टोरेजेस एक्सपोज करते हैं। तो इन सब तरीकों से आप स्टोरेजेस अटैच कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर। तो अगर आपके मशीन में एक से ज्यादा हार्ड डिस्क अटैच है, यानी कि 3 है, तो एक SDA हो जाएगी, बी हो जाएगी, एक सी हो जाएगी। अगर अगर आपके मशीन में 26 हार्ड ड्राइव्स हैं, तो 26 हार्ड ड्राइव का ड्राइव लेटर क्या होगा? SDAZ हो जाएगा। तो अगर 27th हार्ड ड्राइव का आप अटैच करेंगे तो उसका ड्राइव लेटर हो जाएगा SDAA। 28th का हो जाएगा SDAB, और इसी तरह ये चलता रहेगा। तो SCSI चैनल जो है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड SCSI डिवाइसेस एक सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं, और स्टोरेज की भी कोई लिमिटेशन नहीं है और उनकी क्वांटिटी की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इससे पहले SCSI से पहले कॉन्सेप्ट होता था IDE का। जो पुराने जो लोग 2000 से काम कर रहे हैं आईटी में, उनको याद होगा कि कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर IDE चैनल होते थे, और उसका चैनल बड़ा होता है। यानी कि अभी जो आजकल जो हम SATA या SCSI का या SAS हार्ड ड्राइव होती है, उसका चैनल छोटा होता है, लेकिन इसका IDE का चैनल बड़ा होता है, और मैक्सिमम 4 IDE डिवाइसेस आप अटैच कर सकते हैं एक मदरबोर्ड के ऊपर। और एक मदरबोर्ड के ऊपर 2 चैनल की प्रोविजन होती है, और उसके आगे जो डाटा केबल होती है उसके आगे मजीद एक के आगे मजीद 2 आप दो अटैच कर सकते हैं। तो उसमें प्राइमरी और स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है। प्राइमरी चैनल, स्लेव चैनल। प्राइमरी चैनल के ऊपर जो आप हार्ड ड्राइव अटैच करते हैं, एक प्राइमरी मास्टर होती है, एक प्राइमरी स्लेव होती है। इसी तरह एक सेकेंडरी मास्टर, सेकेंडरी स्लेव। तो वो जंपर वगैरह चेंज करके आप हार्ड ड्राइव को की टाइप्स को चेंज करते थे, डिटेक्शन करते थे। आजकल वो नहीं है, जंपर का कॉन्सेप्ट नहीं है स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप स्टोरेज डिवाइसेस अटैच करें वो डिटेक्ट हो जाती है। तो ये थी स्टोरेजेस की स्टोरी। अच्छा, अब हमने समझना है एक कॉन्सेप्ट और, कि आपके पास फर्मवेयर कितने टाइप के हैं और पार्टीशन स्ट्रक्चर, पार्टीशंस राइट करने का मैकेनिज्म कितने टाइप का है। तो हमारे पास जो मदरबोर्ड के ऊपर फर्मवेयर आते हैं वो 2 किस्म के आते हैं। एक आता है एक आता है बायोस, और एक आता है UEFI, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यूनिवर्सल एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये मदरबोर्ड के ऊपर जो आपकी चिप होती है, जिसके बीच में एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि आपकी OS को बूट करने में हेल्प, सर्वर को पावर ऑन करने में हेल्प देता है, जिसके जरिए आप फर्मवेयर में जाके बूट सीक्वेंस सेट करते हैं, डिवाइसेस को डिटेक्ट करवाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, प्रोसेसर और रैम वगैरह की सिचुएशन देख सकते हैं। तो ये 2 किस्म के हैं। 2011 तक बायोस का कॉन्सेप्ट था। बायोस का कॉन्सेप्ट अभी भी है, लेकिन उसके बाद से जितने भी सर्वर बनना शुरू हुए हैं, वो उनके बीच में फर्मवेयर UEFI आ गया है। आपने नोट किया होगा कि आजकल जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं या नए सर्वर्स आ रहे हैं, उसके फर्मवेयर के अंदर आप माउस को भी यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स काफी हाई है रेजोल्यूशन, जबकि बायोस पुराने दौर का है, वो जस्ट लाइक डॉस आपको एक फर्मवेयर नजर आ रहा होता है। तो ये प्रोविजनिंग भी होती है कि आप यू कैन जंप इनटू योर लेगेसी फर्मवेयर फ्रॉम UEFI में आप जाएं, तो वहाँ पे लेगेसी का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो आप बायोस में जा सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल बायोस है तो आप UEFI में नहीं जा सकते।
तो कुछ मदरबोर्ड हैं जो कि अपग्रेड इसकी सपोर्ट करते हैं कि बायोस से आप UEFI में उसको अपडेट कर लें फर्मवेयर को। तो अब बायोस जो है ये अपने साथ इन दोनों के साथ आप हार्ड ड्राइव तो अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर जो है ना, दो किस्म के पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर हैं हमारे पास। एक पार्टीशन स्ट्रक्चर है MBR का और एक पार्टीशन स्ट्रक्चर है GPT का। यानी कि जब आप हार्ड ड्राइव के ऊपर पार्टीशन राइट करते हैं तो एक मास्टर बूट रिकॉर्ड है। आप जिन लोगों ने अगर किसी ने डॉस में काम किया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसमें पार्टीशनिंग करने के लिए हम एक FDisk का टूल यूज करते थे। विंडोज 95 की जब पार्टीशनिंग बनाते थे तो FDisk यूज करते थे। ठीक है, तो FDisk का बड़ा पुराना टूल है। बेसिकली ये यूनिक्स से इनहेरिटेड है। और तो अभी भी सेम टूल, यानी कि उसके नया वेरिएंट है लेकिन टूल वही है जो कि MBR है, मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसको कहा जाता है, जो कि पार्टीशनिंग राइट करने के लिए यूज होता है। और इसके लिए जो टूल यूज होता है दैट इज FDisk। उसके बाद एक टूल है लेटेस्ट GPT, ग्रैंड पार्टीशन टेबल आई थिंक इसका नाम है। इसके जरिए भी आप पार्टीशनिंग बना सकते हैं हार्ड ड्राइव की। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में काफी डिफरेंस है। ये जो हम करेंगे तो फिर इसको देख लेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन यहाँ पर इसका ताल्लुक फर्मवेयर से क्या है? तो फर्मवेयर से ये ताल्लुक है कि अगर आपके पास बायोस फर्मवेयर है तो आप उसके साथ अटैच हार्ड ड्राइव पे MBR और GPT दोनों किसी भी किस्म की पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास UEFI है तो देन यू मस्ट हैव टू डू GPT। MBR आप नहीं बना सकते पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, इसमें कोई इशू? ठीक है, जी सर। तो अच्छा, अब हमने ये देखा कि LSBL की ये आपका हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म है और इसके जरिए आप हार्ड डिस्क देखते हैं। तो इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ, सर्वर को, इसमें नई हार्ड ड्राइव ऐड करते हैं। ये 50 GB की एक मैं हार्ड डिस्क इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसमें देखें, इसने पीछे मुझे ऑप्शन दिया था ये IDE हार्ड डिस्क लगानी है, SCSI SATA। ये NVMe क्या है ये मुझे आइडिया नहीं है। तो जितनी भी हार्ड ड्राइव आजकल हम देखते हैं ना, ये सारी SCSI टाइप ही है, चाहे SSD है या USB आप कर लें या SAS है या SATA है, इन सबको SCSI ही कहा जाता है। तो लेकिन IDE अगर आप अटैच करेंगे तो IDE की रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है OS के अंदर। वो HDA, HDB, HDC, HDD के नाम से आती है। लेकिन SCSI, SATA और बाकी सारी जो भी है आपकी SDA से रिप्रेजेंट होती है। तो ये एक सेकंड हार्ड डिस्क यहाँ पे ऐड होगी। अच्छा, जितनी देर में चले ये होता है उतनी देर में इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है। मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर ना सेक्टर और पार्टीशंस राइट कैसे होती हैं और इसके ऊपर सेक्टर्स का कॉन्सेप्ट
क्या है, सेक्टर्स और सिलेंडर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सपोज ये आपकी हार्ड डिस्क है, उसकी मैग्नेटिक डिस्क है, और इसके अंदर ये बेसिकली फिजिकल जो डिस्क है ये लॉजिकल सेक्टर्स में डिवाइड हुई होती है। लॉजिकल सिलेंडर्स में डिवाइड हुई होती है, जस्ट लाइक। तो खैर मैं इसको क्विकली एक अगर डायग्राम बनाऊं तो इस तरह के लॉजिकल सिलेंडर्स हार्ड डिस्क के ऊपर बनने होते हैं, और ये मिलियंस में होते हैं। ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। और सपोज ये आपकी एक हार्ड डिस्क है, और ये इसके ऊपर सिलेंडर्स इसके ऊपर डिफरेंट इसमें इसको लॉजिकली डिवाइड किया हुआ है। सर और आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? अच्छा सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया आपके साथ। जी प्लीज। अच्छा, मैं समझा था मैंने पूरी स्क्रीन शेयर की हुई है। अच्छा, ये मैंने पेंट में डायग्राम एक बनाई है। ये सिंपल एक मैग्नेटिक डिस्क है, और उसके ऊपर ना इसको सिलेंडर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये पूरी एक मैग्नेटिक डिस्क है, सिलेंडर में डिवाइड किया है। ये सिलेंडर्स के एरिया को इस तरह से सेक्टर में डिवाइड किया होता है, यानी कि फिजिकल डिस्क है और इसके ऊपर ये लॉजिकली एक और ये स्ट्रक्चर पूरा वेंडर राइट करके इसमें भेजता है। तो अब ये सिलेंडर्स और ये सेक्टर्स, इनकी क्वांटिटी कितनी है, इसको देखने के लिए हम ये पहले कमांड से पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो अगर आप अच्छा, अब अगर आप कमांड चलाएं, आप देखना चाहते हैं कि आपके पास एक हार्ड डिस्क LSBL के से तो पता है, लेकिन डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए आप कमांड यूज करते हैं fdisk-l। fdisk-l आपको लिस्ट डाउन करता है डिफरेंट हार्ड ड्राइव की डिटेल। जस्ट लाइक ये एक हार्ड डिस्क SDA, ये डेव के अंदर है, ये फिजिकल पाथ है इसका साइज इतना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इतने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इतने हैं, ईच सेक्टर साइज इज 512 बाइट। और जी आगे सेक्टर साइज की डिटेल बताई हुई है। फिर इसके बीच में पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर जो है वो डॉस टाइप है। डॉस मीन MBR, इसको डॉस मीन के ओल्ड गैसी मेथड से आपने किया हुआ है पार्टीशनिंग। तो आप जो मैंने आपको MBR बताया था उसको डॉस भी कहा जाता है। और इसके अंदर फिर ये दो पार्टीशंस हैं। उसके बाद ये हमने सेकंड हार्ड डिस्क ऐड की है SDB 53.7 GB की। इसके अंदर ये बाइट्स हैं, ये सेक्टर्स हैं, ये एक सेक्टर का साइज है। इसके अंदर कोई पार्टीशनिंग नहीं है इसके मजीद नीचे। और ये LVM से रिलेटेड डिटेल है, ये हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये एक हार्ड डिस्क है जिसमें दो पार्टीशन हुई हुई है। ये OS ने ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमने 20 GB सिलेक्शन की थी, और इसकी ये दो पार्टीशनिंग हो चुकी है। और इसकी अभी हमने नई ऐड की है, इसकी कोई पार्टीशन नहीं है। तो अब ये सेक्टर्स और ये सेक्टर का साइज, इसको हमने समझना है इस डायग्राम से। तो ये एक डिस्क है, इसको हमने सिलेंडर्स में डिवाइड किया और फिर सेक्टर्स में डिवाइड किया। तो इसमें जो फर्स्ट आपका सेक्टर है, ये जीरो सेक्टर, ये हर सेक्टर का साइज 512 बाइट है। और अब ये आप अगर इसमें देखें तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं, ये मिलियंस में है।
ठीक है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ, यानी कि इवन के ये छोटी सी हार्ड डिस्क है 50 GB की, तो इसमें सेक्टर्स कितने ऐड होंगे। तो अगर आप इन सेक्टर को क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 512 बाइट्स कर दें 512 और डिवाइड, जो आंसर है उसको डिवाइड बाय 1024 करें, केबीज में आंसर आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय 1024 करें तो एमबीज में आ जाएगा, फिर 1024 करें तो जीबीज में आ जाएगा, फिर 1024 से डिवाइड करें तो टीबीज में आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली हार्ड डिस्क जो डिस्क स्पेस कैलकुलेशन करती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो हर सेक्टर का अपना एक नंबर भी होता है। तो दिस इज सेक्टर नंबर 0। सेक्टर नंबर 0 में क्या होता है कि आपकी बूट लोडर की इंफॉर्मेशन सेव होती है और पार्टीशनिंग से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सेव होती है। टोटल स्पेस आपके पास सेक्टर 0 में कितनी है? 512 बाइट्स। 512 बाइट्स में से 64 बाइट इज रिजर्व फॉर पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन और बाकी जितनी भी है आई थिंक 330 बाइट्स वो बूट लोडर से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए होती है। उसके बाद फ्रॉम सेक्टर नंबर 1 अप टू सेक्टर नंबर सपोज सेक्टर नंबर 2047, सपोज ये 2047 है, यहाँ तक पूरे हो जाते हैं, ये यूज नहीं होते। और आपकी जो फर्स्ट पार्टीशन राइट डाउन होना शुरू होती है वो सेक्टर नंबर 2048 से शुरू होती है और अप टू जितना भी आप साइज देते हैं और उसके लिए जितने सेक्टर्स चाहिए वो ऑटो कैलकुलेट हो जाते हैं। तो पार्टीशन बनाते हुए आप नंबर ऑफ सेक्टर्स भी दे सकते हैं या साइज भी दे सकते हैं। सपोज ये आपने एक पार्टीशन बनाई कोई 500 GB की और ये सारे उससे रेलिवेंट सेक्टर हैं। उसके बाद आपने ये सेकंड पार्टीशन वेरी नेक्स्ट सेक्टर से स्टार्ट की और ये यहाँ पर एंड होगी। उसके बाद आपने थर्ड पार्टीशन बनाई, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये जाती है सेकंड लास्ट सेक्टर तक। जो लास्ट सेक्टर है वो भी यूज नहीं होता, जस्ट लाइक ये जिस तरह मैंने येलो मार्क किए। तो इस तरीके से पार्टीशनिंग आपकी डिस्क के ऊपर राइट होती है। और 0 सेक्टर में जो 64 बाइट्स रिजर्व होते हैं वो उसमें ये लिखा होता है कि पार्टीशनिंग स्टार्टिंग सेक्टर एंड एंडिंग सेक्टर, बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती उसके अंदर। तो वहीं से कैलकुलेट कर लिया जाता है स्टार्टिंग सेक्टर और एंडिंग सेक्टर को। अगर आप माइनस कर दें और मल्टीप्लाई 512 बाइट्स करें और फिर उसको कैलकुलेट कर लें तो आपको नंबर ऑफ बाइट्स और गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स आ जाते हैं कि कितनी स्पेस है एक पार्टीशन के अंदर। समटाइम आप कुछ सेक्टर्स स्किप भी कर देते हैं, जस्ट लाइक ये फर्स्ट पार्टीशन है ना, तो ये फर्स्ट पार्टीशन फर्ज करें यहाँ तक खत्म हो गई तो ये वाइट एरिया आपने छोड़ दिया, ये कुछ सेक्टर कुछ नंबर ऑफ सेक्टर्स आपने छोड़ दिए, उसके बाद आपने पार्टीशनिंग स्टार्ट कर दी। इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये पुराने दौर में जब हार्ड ड्राइव बड़ी एक्सपेंसिव होती थी और हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आते थे तो पार्टीशंस बनाते हुए आप बैड सेक्टर्स को स्किप कर देते थे। तो लॉजिकल बैड सेक्टर्स भी होते हैं, फिजिकल बैड सेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन आजकल इस चीज को कोई कंसर्न नहीं करता। हार्ड ड्राइव में थोड़ा सा भी इशू आए तो उठा के बाहर फेंक देते हैं, नहीं खरीद लेते हैं। तो इस मेथड को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने सेक्टर्स कुछ स्किप कर दिए तो उसका उसको फिर बाद में मैनेज करना पड़ता है, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो खैर ये हमने यहाँ पर ये सेक्टर्स की स्टोरी को समझ लिया है और DevSDB ये न्यूमेरिक सीक्वेंसेस का समझ लिया है। अब हम इसके अंदर पार्टीशंस राइट करते हैं। तो पार्टीशन हम सबसे पहले राइट करते हैं MBR, जो हमने पढ़ा है मास्टर बूट रिकॉर्ड के ऊपर, जो पार्टीशन राइट होती है जिसको आप डॉस कहते हैं, डॉस टाइप पार्टीशन। तो ये जो मैंने आपको बताया था MBR बेसिक स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये 0 सेक्टर को MBR भी कहा जाता है। तो इसको आप डॉस लिख दें,
तो पार्टीशन राइट करने के लिए अब आपको जो टूल चाहिए, अगर आपने डॉस टाइप पार्टीशन राइट करनी है तो एफ डिस्क का टूल है और फॉलोड बाय द डिवाइस नेम। मैंने जो सेकंड डिवाइस अपनी मशीन में ऐड की है, दिस इज एसडीबी। तो ये इसकी यूटिलिटी है, इसका वेरिएंट चल रहा है 2.23.2 इस वक्त जो इंस्टॉल हुआ है। द चेंजेस विल रिमेन इन मेमोरी अंटिल you decide to write them. Be careful before using the right command. तो devices does not contain any recognized table, अभी तक इसके ऊपर recognized table नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई डिटेल भी नहीं आ रही थी कि पार्टीशन स्ट्रक्चर किसके जरिए राइट की है। तो अगर यहाँ पर आप M प्रेस करें तो ये हेल्प के लिए है, और ये इस कमांड, इसकी अपनी जो कमांड लाइन है, इसकी यूटिलिटीज हैं सारी कि आप पार्टीशंस राइट कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर आपने नई पार्टीशन राइट करनी है तो आप N प्रेस कर देंगे। आपने देखें ऐड अ न्यू पार्टीशन, डिलीट करनी है तो D कर देंगे, लिस्ट करनी है तो L टाइप करेंगे, राइट के लिए W है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, ये हम साथ साथ यूज करते जाएंगे इसमें। तो अभी हमने अगर देखना है पी करते हैं तो ये प्रिंट करेगा पार्टीशन स्ट्रक्चर को, पी प्रिंट द पार्टीशन। तो इस वक्त इसमें पार्टीशन कोई भी नहीं है। अब आप इसमें अगर पार्टीशन राइट करना चाहते हैं तो आप एन प्रेस करें तो न्यू पार्टीशन आ गई है। अब ये डॉस जो पुरानी जो लेगेसी जो पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर है ना, लाइक डॉस में, इसमें पार्टीशनिंग दो किस्म की होती है, प्राइमरी और एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड के अंदर फिर आप लॉजिकल बनाते हैं। तो बेसिकली जो 64 बाइट्स जीरो सेक्टर के ऊपर होते हैं, इसमें ये यूज इस तरह करता है कि प्राइमरी पार्टीशन 16 बाइट्स लेती है, तो इसलिए आप प्राइमरी 4 से ज्यादा नहीं बना सकते। फर्ज करें आपके पास 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, आपने 100 जीबी की 4 प्राइमरी बना दी है, तो बाकी स्पेस आप यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पास मजीद पार्टीशन बनाने की जगह ही नहीं है। तो आप इसकी अक्लमंदी ये होती है कि अगर आपने 4 से ज्यादा पार्टीशन बनानी है, जो कि आजकल कोई भी नहीं बनाता, ज्यादा से ज्यादा 2 ही पार्टीशन बनती है, तो आप दो प्राइमरी बना लेते हैं और उन्हीं को सारी स्पेस एलोकेट कर देते हैं। तो अगर आपने 4 से ज्यादा बनानी है तो 3 प्राइमरी बना लें और 4th को एक्सटेंडेड बनाएं, यानी कि बाकी सारी रिमेनिंग स्पेस 4 को दे दें, 4th को दे दें, और उसके अंदर फिर आप लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। तो फिलहाल हम प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं। अब इसमें ये मुझे 2 ऑप्शन दे रहा है कि आपने प्राइमरी बनानी है या एक्सटेंडेड बनानी है। प्राइमरी में बता रहा है कि 0 प्राइमरी एंड 0 एक्सटेंडेड आर इन यूज, और 4 आपके पास ऑप्शन है, चारों फ्री है। तो बाय डिफॉल्ट इसने पी की सिलेक्शन की है। अगर यहाँ मैं ई प्रेस करूँ तो एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बन जाएगी, तो यहाँ पे पी ही ठीक है, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स पी। और पार्टीशन जो आप बनाने जा रहे हैं मैक्सिमम 4 बना सकते हैं। तो इसका नंबर क्या देना है, तो लॉजिकली ये फर्स्ट पार्टीशन का नंबर फर्स्ट ही होना चाहिए, तो 1 ठीक है डिफॉल्ट। तो अब ये स्टार्टिंग सेक्टर पूछ रहा है कि आपके पास टोटल प्रोविजनिंग यहाँ तक की है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2048 अप टू दिस, और दिस इज द सेकंड लास्ट सेक्टर। और इसको अगर आप इससे कंपेयर करें तो फर्स्ट सेक्टर से ही आप स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ सेक्टर स्किप करना चाहें तो आप आगे यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट हमने 2048 से स्टार्ट किया है। और ये कह रहे हैं कि लास्ट इस पार्टीशन को एंड कहाँ करना है, तो एंडिंग सेक्टर इसने सजेस्ट सेकंड लास्ट सेक्टर किया। अगर यहाँ मैं एंटर कर दूं तो एक ही पार्टीशन पूरी हार्ड डिस्क बन जाएगी। और या मैं केबीज, एमबीज और जीबीज में साइज दे सकता हूँ। मैं टेराबाइट में स्पेस नहीं दे सकता, पेटाबाइट में भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये लिमिटेशन है आपकी डॉस टाइप पार्टीशनिंग की। तो इसको अगर कोई पार्टीशन आप टेराबाइट से भी ज्यादा बनाना चाहते हैं, टेराबाइट में बनाना चाहते हैं, तो आप फिर जी डिस्क यूज करते हैं। तो गीगाबाइट्स में यहाँ पर आप मैक्सिमम 2000 गीगाबाइट्स तक की पार्टीशन बना सकते हैं, इससे बड़ी नहीं बना सकते। तो या तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर ऑफ सेक्टर दे दूं,
तो यहाँ तक ये पार्टीशन बन जाएगी, लेकिन इसके मुताबिक मुझे स्पेस कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं प्लस के लिखूं तो किलोबाइट में, एम लिखूं तो मेगाबाइट में, और जी लिखूं तो गीगाबाइट में पार्टीशन बन जाएगी। प्लस साइज सपोज 15G, ये 15 गीगाबाइट की एक पार्टीशन बन गई है। अगर आप पी करें तो ये एक पार्टीशन बन गई है 15 गीगाबाइट की, और इसका स्टार्टिंग सेक्टर और एंडिंग सेक्टर इसने खुद कैलकुलेट करके इसको डिवाइड कर लिया। अगर आप इसको माइनस करके फार्मूला अप्लाई करें तो वैसे भी सेक्टर वाइज 512 सेक्टर के हिसाब से, तो फिर आपको साइज भी पता चल जाएगा। अच्छा, इसका ID 83 है, इसका क्या फ़ायदा है ये भी देखते हैं। डिफ़ॉल्ट में ID 83 मिलता है। ID decides के which file system you are going to write on this file in this partition। तो हो सकता है आप कोई Oracle क्लस्टर फाइल सिस्टम राइट करने जा रहे हैं, या IBM का GPFS फाइल सिस्टम राइट करने जा रहे हैं, या स्वैप फाइल सिस्टम है, या लिनक्स के अपने कोई नेटिव ext या XFS फाइल सिस्टम है, या NTFS राइट करने जा रहे हैं, या VFAT राइट करने जा रहे हैं। तो आप जो फाइल सिस्टम राइट करने का आपने डिसीजन लिया है इसके ऊपर, उसके मुताबिक आप इसकी ID को सेट करते हैं। अब इसकी ID को चेंज करने का डिफॉल्ट में 83 मिला। 83 इज रिजर्व फॉर लिनक्स नेटिव फाइल सिस्टम, जो जिसके बीच में आपका ext और XFS फाइल सिस्टम आ जाता है। तो अगर आपने इसकी ID चेंज करनी है तो खैर ID हम बाद में चेंज करते हैं, पहले हम पार्टीशन सारी बना देते हैं। तो अभी अगर मैं आपसे यहाँ कोई क्वेश्चन करे यहाँ पे आपसे कि क्या इस हार्ड डिस्क में एक नई पार्टीशन बन सकती है, तो आप क्या आंसर करेंगे, किस बेस पर आंसर करेंगे? जी सर, बिल्कुल बन सकती है। किस तरह? नहीं मतलब कि किस तरह यह कहा हुआ है कि बन सकती है या नहीं बन सकती? सर क्योंकि अभी तक सिर्फ एक पार्टीशन बनी है, टोटल आपने बताया था कि 4 बन सकती हैं, और उसके अलावा अभी स्पेस भी इसमें अवेलेबल है, क्योंकि हमने तो 15 GB एलोकेट किया है आउट ऑफ 50 GB। नहीं तो यहाँ पे तो कहीं लिखा ही नहीं रहा कि 15 GB हमने एलोकेट किया है। अगर मैं इसको ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे तो कहीं लिखा ही नहीं आ रहा 15 GB एलोकेट हुई है। फिर अभी आप किस तरह कह सकते हैं कि नई पार्टीशन बन गई? देखिए ना कि 2048 से आपने स्टार्ट किए और एंड जो है 3145 के ऊपर हुआ है, और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स आ रहे हैं 10487600 ये आ रहे हैं। अगर आप इसके हिसाब से देखें तो आपको पता चलता है कि एक पार्टीशन जो है वो 15 GB की हमारे पास है, तो बाकी नंबर ऑफ सेक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल है हमारे पास। बस इसी तरह देख सकते हैं आप, सेक्टर्स में डिफरेंस निकाल लेंगे आप, तो अगर डिफरेंस है अच्छा खासा तो इट्स मीन नई पार्टीशन बन सकती है। एंड अभी ये नहीं पता कि आपको 15 GB है कि नहीं, ये क्योंकि इतना इंटेलिजेंट टूल नहीं है कि आपको साइज बताए इसका, ये जस्ट सेक्टर बताता है। एन प्रेस करेंगे तो ये बता रहा है कि एक प्राइमरी आपने बनाई है, तो ये 4 पार्टीशन वाली स्टोरी नहीं है। आप एक पार्टीशन को सारी स्पेस दे दें, बाकी तो नहीं बनेंगी। तो ये एक प्राइमरी इस वक्त यूज हो चुकी है, और इसमें 0 एक्सटेंडेड है और 3 फ्री है। तो डिफॉल्ट पी ये प्राइमरी है। अब डिफॉल्ट पी कर रहा है, फिर प्राइमरी को सजेस्ट कर रहा है, तो प्राइमरी ही बनानी है, तो प्रेस करें सेकंड पार्टीशन। अब ये वेरी नेक्स्ट इसने सेक्टर ऑटो इसका फेच किया है। अगर आप इसमें से कुछ सेक्टर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और फिर लास्ट सेक्टर सजेस्ट कर रहा है, तो ये लास्ट पार्टीशन बन जाएगी। तो लास्ट हमने नहीं यूज करना, जस्ट लाइक अब इसको हम कर देते हैं कोई 20 GB की पार्टीशन बना देते हैं। तो ये अब 2 पार्टीशन बन गई है। अभी भी इसमें डिफरेंस है, इसमें और इसमें। तो ये वेरी नेक्स्ट सेक्टर से पार्टीशन स्टार्ट हुई, उसके अगले सेक्टर तक चलेगी। फिर आप एन प्रेस करें, प्राइमरी बना देते हैं, थर्ड बना देते हैं, स्टार्टिंग, और ये सारी की सारी स्पेस यूज कर सकते हैं। अब आप पी प्रेस करें तो ये इसका डिफरेंस खत्म हो गया, सेकंड लास्ट सेक्टर तक यूज हो गया। और ना ही किसी पार्टी इसका सेकंड लास्ट वाला भी आंसर नहीं है ये, बल्कि सम टाइम ये होता है कि इसके बीच में भी स्पेस होती है।
स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कुछ जीबीज में स्पेस छोड़ी होती है, तो उसको भी आप रीयूज कर सकते हैं। तो इसके दरमियान भी स्पेस को देख लें, कुछ नहीं है, और वैसे भी एंडिंग सेक्टर में भी कुछ नहीं, और सबकी टाइप बाय डिफॉल्ट आईडी जो है वो 83 ही एलोकेट हुई है। तो अब ये आईडीज चेंज करने को देख लेते हैं। तो आईडी चेंज करने के लिए आपके पास टी, चेंज द पार्टीशन सिस्टम आईडी, अब यहाँ टी प्रेस करें तो अब ये पूछ रहा है किसकी पार्टीशन आईडी चेंज करनी है। पार्टीशन नंबर 3 की चेंज करनी है, चले 3 को चेंज कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि अब आईडी बताएं, या अगर आपको आईडी नहीं पता तो टाइप कैपिटल L टू लिस्ट ऑल कोड्स। हेक्सा कोड होते हैं इसके, जिस 83 बेसिकली इसका हेक्सा कोड है। तो ये पूरा हेक्सा कोड का टेबल यहाँ पर आ गया, जिसके बीच में जो मैंने आपको फाइल सिस्टम बताया मीन के, आप कोई फाइल सिस्टम नहीं राइट करना ही नहीं चाहते तो ये 0 कर दें, फैट 12 करना चाहते हैं तो 1 कर दें, ठीक है। ये कोई फाइल सिस्टम है, ये काफी सारे फाइल सिस्टम है डिफरेंट किस्म के, ठीक है। ये विंडोज 95 का फैट 32 है। फिर इसमें आप ये देखें, इसमें BSD है। फिर 83 अगर आप देखते हैं तो ये लिनक्स के अपने फाइल सिस्टम है जो कि बाय डिफॉल्ट दे रहा है। अगर आप इसमें स्वैप फाइल सिस्टम राइट करना चाहते हैं तो इसका 82 कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसकी आईडी को चेंज करते हैं। तो अब इस वक्त आईडी 83 है, सपोज मैं इसकी आईडी कर देता हूँ 82, मैंने इसके ऊपर स्वैप फाइल सिस्टम राइट करना है। तो अब आपने इसको प्रिंट किया तो ये देखें आगे इसका सिस्टम, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया कि ये लिनक्स स्वैप स्लैश फाइल सिस्टम, इसके ऊपर आप राइट कर सकते हैं। इस तरह NTFS के भी लिए आई थिंक यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, ये NTFS के लिए 17 है। तो बाकी मैं 83 रहने देता हूँ, एक के ऊपर हम EXT राइट कर देंगे, एक के ऊपर XFS और एक के ऊपर स्वैप फाइल सिस्टम राइट कर देंगे। तो इसको अगर यहाँ पे W प्रेस करें तो ये राइट हो गया। अगर यहाँ पे क्विट Q प्रेस कर देते तो सारा डाटा आपका पार्टीशन स्ट्रक्चर राइट ना होता। तो ये राइट हो गया है, आपने पार्टीशन टेबल एलोकेट कर दिया है। LSBLK करें, सॉरी LSBLK, तो इसमें आपको ये SDB की तीनों पार्टीशंस नजर आ रही हैं। अच्छा, ये मेजर और माइनर नंबर क्या होता है? ये रिजर्व हैं फ्रॉम लिनक्स की तरफ से। किसी भी लिनक्स के फ्लेवर में चले जाएं तो आपको हार्ड ड्राइव का मेजर नंबर 8 ही नजर आएगा। तो इससे जज हो जाता है कि ये डिवाइस बेसिकली एक हार्ड डिस्क है। और ये फिर माइनर नंबर OS को डिसाइड करता है, जो जो इसकी पार्टीशन हो जाती है माइनर नंबर एलोकेट करता जाता है। जिस तरह अब LVM का मेजर नंबर 253 है हमेशा, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि व्हाट इज दिस डिवाइस। और जो आपकी रोम बेस्ड डिवाइसेस हैं वो उसका आईडी, उसका मेजर नंबर 11 होता है हमेशा। तो खैर ये पार्टीशन स्ट्रक्चर आपको पूरा लिस्ट डाउन हो गया है और ये बता रहा है कि ये साइज भी इसका क्या है। और अगर आप fdisk-l करें तो इसमें भी ये बता रहा है कि डेव के अंदर किस नाम से डिवाइस नई एक्सपोज हुई है और स्टार्टिंग और एंडिंग सेक्टर क्या है और ये आईडी और इसकी। तो ये इसका पार्टीशन स्ट्रक्चर एक्सपोज हो गया है। सम टाइम ये LSBLK और fdisk जो है ना, ये रियल सिचुएशन नहीं बताते पार्टीशन के हवाले से, एक्चुअल सिचुएशन। तो एक्चुअल सिचुएशन देखने के लिए हमने पढ़ा था पहले दिन प्रॉक के अंदर क्या इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो रियल टाइम पे जो हार्डवेयर में चेंजेस आ रही होती हैं, जो कर्नल रियल टाइम पे रीड कर चुका होता है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर महफूज होती है। तो यहाँ पर एक पार्टीशंस का की फाइल है जिसमें सारी डिवाइसेस
along with their partition number list down होते हैं। अगर यहाँ पर आपको partition number इस फाइल में आ रहे हैं, इसका मतलब है कर्नल ने रियल टाइम पे इसको रीड कर लिया है। सम टाइम ये होता है कि आप एक ही हार्ड डिस्क को बार बार पार्टीशन करते हैं, तो फिर इसको फोर्सफुली कर्नल को रीड करवाना पड़ता है कि ये इसके दोबारा से 0 सेक्टर को रीड करो। तो फोर्सफुली रीड करने के लिए पार्ट प्रॉप की कमांड है, ये दोबारा से कर्नल इसको पार्टीशन को रीड करता है। फिर आप इसको दोबारा से मोर प्रॉप पार्टीशन में देखेंगे तो अगर वाकई जो आपने पार्टीशन बनाई है इसमें रिफ्लेक्ट हो गई है, इट्स मीन के अब ठीक है, अब कर्नल अप टू डेटेड है। तो अगर फिर भी पार्ट प्रॉप से भी सम टाइम नहीं होता तो फिर पूरा ओएस रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमने इसके ऊपर फाइल सिस्टम राइट करना है। फाइल सिस्टम राइट करने के लिए mkfs की कमांड है, यहाँ डबल टैप प्रेस करें तो ये सारे लिनक्स में बाय डिफॉल्ट जो फाइल सिस्टम आते हैं वो ये है, जिसमें ext3 है, ext4 है, fat है, minix है, msdos है, vfat, xfs है। ये बी ट्री फाइल सिस्टम है, ये अब खत्म हो गया है रेड हैट 8 में। तो ये काफी सारे फाइल सिस्टम है, लेकिन हम नॉर्मली xfs और ext और xfs को यूज करते हैं। ext और ext3 जो है ये पुराना वर्जन है, ext2 से भी पुराना वर्जन है, ext4 बिल्कुल ये रेड हैट 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और xfs जो है ये रेड हैट 7 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप ext4 या ext बेस्ड कोई ext4 अगर आप फाइल सिस्टम राइट करना चाहते हैं किसी डिस्क के ऊपर, तो ext पहली बात तो ये है कि ये 32 बिट ओएस और 64 बिट ओएस दोनों पर काम करता है। लिनक्स का कोई भी 32 बिट फ्लेवर ले लें, उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। 64 बिट पे भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी प्रोविजन दे सकते हैं ओएस को। और लेकिन XFS जो है वो सिर्फ 64 बिट प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, 32 बिट पे नहीं करेगा। किसी भी फ्लेवर में कर लें, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 3 में कर लें बेशक, तो वो 64 बिट है तो उस पर चल जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें आता नहीं है क्योंकि उस वक्त तक ये इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो उसमें बाद में आप इसकी प्रोविजनिंग कर सकते हैं। तो अब डिफरेंस क्या है कि ext4 अगर आप 32 बिट प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो आप मैक्सिमम एक 8 टेराबाइट की पार्टीशन को ये सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आपने कोई 10 टेराबाइट की पार्टीशन बनाई है तो उसके ऊपर ext4 32 बिट प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइल सिस्टम नहीं राइट कर सकेगा, उससे मैक्सिमम 8 टेराबाइट या उससे कम पे। और ext4 32 बिट के ऊपर वो एक पार्टीशन 8 टेराबाइट तक की सपोर्ट करता है, और उस एक पार्टीशन के अंदर आप एक फाइल को 8 टेराबाइट तक ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इसको 64 बिट प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो आप ext4 को तो आप 16 टेराबाइट तक की एक पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकते हैं, और उस एक पार्टीशन के अंदर अगर आप चाहें तो एक फाइल को 16 टेराबाइट तक भी ग्रो कर सकते हैं। ये फाइल सिस्टम की पावर है कि वो कितनी साइज की पार्टीशन और कितनी साइज की बिगेस्ट फाइल को सपोर्ट करता है। और XFS की स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है, ये 500 टेराबाइट तक की एक सिंगल पार्टीशन को सपोर्ट करता है, और उसके अंदर आप एक फाइल को 500 टेराबाइट तक लेके जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी स्पेस है ये 500 टेराबाइट। तो अब हम इसके ऊपर ना, अच्छा फिर उसके बाद ये स्वैप फाइल सिस्टम भी है, mk स्वैप यहाँ पे नहीं आ रहा, वो mk स्वैप की कमांड होती है। तो फिलहाल हम फाइल सिस्टम राइट करते हैं mkfs डॉट xfs सपोज राइट कर देते हैं dev sdb1 के ऊपर। तो ये आपकी फर्स्ट
जो हमने पार्टीशन, तो ये कमांड बड़ी एहतियात से चलानी होती है, क्योंकि आप हो सकता है अगर आप यहाँ ए लिख देंगे ना, तो ये आपका रियल टाइम पे जो ओएस के ऊपर फाइल सिस्टम राइट हुआ हुआ है, जिसपे ओएस चल रहा है, वो फाइल फॉर्मेट हो जाएगा और ओएस क्रैश हो जाएगा। इसको बी आपने लिखना है। फिर आपने B1 के ऊपर फाइल सिस्टम राइट किया, ये आपको पता होगा कि आपने क्या नई पार्टीशन बनाई है। फिर इसके बाद ext4 राइट कर देते हैं सेकंड पार्टीशन के ऊपर, और स्वैप अब हमने 82 हमने किसका SDB3 का हमने सेट किया था, तो इसको के स्वैप की कमांड है जिससे स्वैप फाइल सिस्टम राइट हो जाता है पार्टीशन के ऊपर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टीशन बनाएं तब ही फाइल सिस्टम राइट करें, हो सकता है आप पूरी की पूरी डिस्क को यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टीशन बनाए बगैर एक ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर यूं लिख दें के स्वैप स्लाइड डेव SDB, तो ये पूरी स्वैप बन जाएगी, पूरी हार्ड डिस्क वो यूजेबल होगी। या इसके ऊपर ext4 राइट कर दें या XFS राइट कर दें। लेकिन जब आपको ने उसको डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट करना होता है तो फिर पार्टीशन बनाना जरूरी है। तो ये हमने फाइल सिस्टम इन तीनों के ऊपर राइट कर दी। अगर आप LSBLK करें या मोर प्रॉक पार्टीशन करें या fdisk-l करें, तो इसमें कहीं भी इन तीनों में ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि इस पे ऊपर फाइल सिस्टम क्या राइट हुआ हुआ है, इधर ये रॉ डिस्क है या इस पे कुछ फाइल सिस्टम है। तो इस चीज को देखने के लिए किस डिवाइस लेटर के ऊपर क्या फाइल सिस्टम मौजूद है, BLK LSBLK की कमांड यूज होती है, सॉरी BLK ID की कमांड यूज होती है। ये BLK ID की कमांड आपको डिवाइस लेटर भी बताती है और उसकी फाइल सिस्टम भी बता रहा है और उसका एक UUID भी बता रहा है। तो आप इसको माउंट करने के लिए UUID भी यूज कर सकते हैं या डिवाइस लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अभी हमने जो SDB1 2 और ये 3 है, तो ये देखें इसका EXFS ext4 और स्वैप ये फाइल सिस्टम बता रहा है। ये OS ने खुद इसके ऊपर XFS राइट किया SDA के ऊपर 1 के ऊपर, बाकी LVM है वो इसलिए दिखा नहीं रहा, उसकी जो ड्राइव लेटर चेंज है। यहाँ तक समझ आ गई बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर जी, ये मुझे बताएं कि XFS जो फाइल सिस्टम है इसका कोई डिसएडवांटेज भी? नहीं, डिसएडवांटेज तो नहीं, डिसएडवांटेज तो किसी का भी नहीं है। डिसएडवांटेज यही होगा कि वो इसकी लिमिट कम है, 500 टेरा सिर्फ 1 पेटाबाइट की एक पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करता बस। तो रिस्टोर पॉइंट के हवाले से भी इसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है? रीस्टोर मतलब डाटा रिकवर करने के वाले से? जी जी, डाटा अगर डिलीट हो जाए इसके ऊपर से, XFS डंप या XFS रिस्टोर अगर करते हैं तो उसके हिसाब से भी जब ये श्रंक करता है तो उस हिसाब से भी बैकिंग अप को श्रंक करता है और रीइंस्टॉल करते हैं, तो उस हवाले से इसमें कोई डिसएडवांटेज है या नहीं? नहीं श्रिंक जो करता है वो तो उसके ऊपर तो टूल्स होते हैं डिफरेंट, जैसे आपने टार आर्काइविंग वगैरह पढ़ा है, या आपका XFS डंप या XFS रिस्टोर, ठीक है, ये हम अगर करते हैं तो इसके ऊपर श्रिंकिंग नहीं हो जाती है? वो तो इसके नहीं, वो बेनिफिट ये यानी हर फाइल सिस्टम के अपने टूल होते हैं जो कि फाइल सिस्टम को, वो जिस तरह आप करते थे डिफ्रेगमेंटेशन, ये असल में वही चीज़ है। तो वो तो हर फाइल सिस्टम का एक ही तरह से होता है। इसका बाकी डाटा रिकवरी की बात जो है उसके लिए तो रिकवरी के टूल होते हैं, उसमें फाइल सिस्टम कोई आपकी हेल्प नहीं करता। अगर फाइल सिस्टम करप्ट हो जाए तो हर फाइल सिस्टम को रिकवर, यानी कि रिकवर ये होता, एक होता है कि डाटा डैमेज हो गया है,
एक हो गया कि डाटा डिलीट के लिए तो फिर टूल यूज होते हैं, डैमेज के लिए फिर हर फाइल सिस्टम के अंदर रिकवर अपने टूल होते हैं जो उस फाइल सिस्टम को रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ आप उसको अनमाउंट करके परफॉर्मेंस के हवाले से ext4 और XFS में मतलब कितना डिफरेंस है? परफॉर्मेंस जो है वो आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड पे फर्क डिपेंड करता है, वो फाइल सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। फाइल सिस्टम आपको जैसे ये प्रोविजनिंग देता है कि आपने कितनी लिमिट मैक्सिमम यूज कर सकते हैं फाइल की, या मैक्सिमम साइज कितना यूज कर सकते हैं पार्टीशन का। सही है, ठीक हो गया, राइट। तो अब इसको हम माउंट करने लगे हैं। तो यहाँ पर विंडोज में ना जब यहाँ तक आप काम करते हैं ना तो आपको ड्राइव लेटर नजर आ जाते हैं, लेकिन लिनक्स में इसको जितनी भी आपकी पार्टीशंस हैं उनको उनके अंदर डाटा राइट करने के लिए आप उसको किसी डायरेक्टरी पे माउंट करते हैं, फिर वो डायरेक्टरी पार्टीशन में कन्वर्ट हो जाती है और उस डायरेक्टरी में जो भी डाटा राइट करेंगे वो एक्चुअली उस डिवाइस डिस्क के साथ अटैच होती है, उसमें डाटा जा रहा होता है और उसका डाटा वो डायरेक्टरी ही प्रेजेंट भी करती है। तो माउंट अगर मैं करना चाहता हूँ dev sdb1 को, तो सपोज मैं mnt में माउंट कर लेता हूँ। तो ये mnt में माउंट हो गया और df-h की कमांड है जो कि आपको लिस्ट डाउन करती है कि कौन सी डिवाइस कहाँ पर माउंट है, उसका कितनी स्पेस है, कितनी यूज हुई, कितनी फ्री है, कितने परसेंट फ्री है, यूज में है, कहाँ माउंट हुई हुई है। अब mnt जो है बेसिकली अब ये डायरेक्टरी नहीं रही, दिस इज पार्टीशन। इसी तरह ये देखें, ये फॉरवर्ड स्लैश ये एक पार्टीशन है, ये डेव एक पार्टीशन है, ये इसके बीच में बूट, ये बूट एक पार्टीशन है। तो अब इसके mnt के अंदर पहले जो डाटा पड़ा हुआ था वो बेसिकली कहाँ से आ रहा था, रूट पार्टीशन से आ रहा था। जब तक वो एक ड्राइव, जब तक कि वो एक अभी देखें अगर आप mnt में जाएं, मेरा ख्याल है हमने लास्ट टाइम कोई डाटा राइट किया था, अभी कुछ नहीं नजर आ रहा। और अगर मैं इसको यू माउंट कर दूं, अनमाउंट करने के लिए आप डिवाइस लेटर भी लिख सकते हैं या डायरेक्टरी का नाम भी लिख सकते हैं। तो अब देखें df each करें तो ये अनमाउंट हो गया। अब अगर आप mnt में जाएं, देखें आपको ये डाटा नजर आ रहा है, लास्ट टाइम हमने राइट किया था। तो जब आप इसको माउंट कर देते हैं तो वो सारा कुछ पॉइंट करता है टुवर्ड्स हार्ड डिस्क का डाटा दिखाता है खाली। तो अभी ये डाटा है, ये बेसिकली एक डायरेक्टरी का डाटा है, लेकिन जब माउंट हो गया था तो उस वक्त डाटा नहीं नजर आया था क्योंकि हार्ड डिस्क में कुछ नहीं था। अच्छा, दूसरा ये है पॉइंट कि अगर आप df-h कैपिटल T राइट करते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम भी आ जाता है टाइप का, ये आपको लिस्ट डाउन करता है कि किसका क्या फाइल सिस्टम है। ठीक है, मुझे जस्ट यहाँ पे हम मुझे 2-3 मिनट दें, मैं जरा एक फोन जरा सुन लूं। जो कुछ पड़ा हमने क्या किया, इसको माउंट और अनमाउंट किया है अभी। तो ये वैसे टेम्परेरी वे था माउंट करने का, ये परमानेंट नहीं था। इसके जरिए आप टेम्परेरी माउंट करके किसी डिवाइस का डाटा देख सकते हैं, डाटा राइट कर सकते हैं। और तो ये आपने माउंट कर दिया, लेकिन ये माउंट परसिस्टेंट नहीं है। इस माउंट को परसिस्टेंट करने के लिए नेक्स्ट बूट के ऊपर ये माउंट आपके पास अवेलेबल हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है fstab के नाम से, इस fstab की फाइल के अंदर आप each line representing a single mount point, यहाँ पर आप लिखेंगे डिवाइस जिसको आप माउंट करना चाहते हैं dev/sdb1, उसके बाद टैब करके उसका माउंट पॉइंट लिखेंगे जस्ट लाइक मैंने mnt लिखा था, या कोई डायरेक्टरी कोई हम लिख देते हैं part1 पार्टीशन 1 है। लेकिन ये डिवाइस लेटर यूज करना रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह ये है, डिवाइस लेटर आप यूज कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास एक ही हार्ड डिस्क है,
अगर एक से ज़्यादा है तो फिर आप डिवाइस लेटर ना यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि ओएस जब बूट करता है तो जो हार्ड डिस्क को पहले मिल जाती है उसको पहला ड्राइव लेटर मिल जाता है, SDA उसे मिल जाएगा, फिर दूसरी को SDB इसी तरह सीक्वेंस में मिलता जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार तमाम हार्ड ड्राइव का सीक्वेंस सेम हो। तो हो सकता है आपकी SDK जो है वो SDG बन जाए और G जो है वो K बन जाए, तो वो गलत माउंट हो जाएगी, डाटा गलत नजर आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट बूट के ऊपर। तो इसलिए हमेशा इसको UUID से ही माउंट किया जाता है। और UUID कैसे आप ग्रैब करते हैं? ये आपका पास UUID आ गया है, SDB1 का UUID। ये UUID है। इस यानी कि ये UUID बेसिकली आपकी पार्टीशन के अंदर लिखा हुआ होता है, और जब भी OS बूट करता है तो डिवाइस ड्राइव लेटर चाहे चेंज हो जाए, UUID चेंज नहीं होगा। तो आप उसी डिवाइस से हमेशा चेंज होंगे, चाहे उसका डिवाइस लेटर नेम भी चेंज हो जाए। तो UUID इम्पोर्टेंट है यूज करना। उसके बाद आप जहाँ पर माउंट करना चाहते हैं उसके बाद टैब प्रेस करके आप उसका फाइल सिस्टम लिखते हैं। तो आई थिंक पहले हमने ext, इसका फाइल सिस्टम क्या है, XFS। फिर टैब करके आप यहाँ पर डिफॉल्ट्स लिखते हैं। डिफॉल्ट्स मीन DEFAULTS। डिफॉल्ट्स मीन के दिस इज अ लोकल फाइल सिस्टम, मीन डैस डायरेक्टली अटैच स्टोरेज है, ये NAS नहीं, IP पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसकी नेटवर्क पे डिपेंडेंसी नहीं है, और ये लोकली हार्ड डिस्क है। मीन के OS जब बूट होता है तो इसको जब माउंट कर रहा होता है तो उस वक्त नेटवर्क की सर्विस बाद में चलती है और पहले आपकी माउंटिंग होती है। तो अगर यहाँ आप डिफ़ॉल्ट लिख देंगे तो जो जिस चीज़ के आगे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है वो नेटवर्क की सर्विस चलने से पहले ही माउंट हो जाएंगे। अगर ये नेटवर्क बेस्ड डिवाइस है तो यहाँ पर आप लिखते हैं _net dev। तो फिर वो इसको पता चल जाता है कि दिस इज अ नेटवर्क बेस्ड डिवाइस, और इसको आफ्टर रनिंग द नेटवर्क सर्विसेज फिर इसको माउंट किया जाए। तो फिलहाल मैं डिफॉल्ट्स लिख रहा हूँ। तो डिफॉल्ट्स का एक मतलब तो ये है कि दिस इज लोकली डैश, और सेकंड माउंट विद द प्रोविजन ऑफ रीड राइट। अगर आप एक रीड ओनली माउंट करना चाहते हैं कि ओनली सिर्फ डाटा आप पढ़ सकें, कुछ राइट ना कर सकें, डिलीट ना कर सकें, तो फिर आप रीड ओनली के अलग से कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ आप देते हैं, फिर डिफॉल्ट्स नहीं लिखते आप। और उसके बाद टैप करके 0 मीन के ये 0 मीन के अगर आपका OS अनसेफ रीस्टार्ट हो जाए, री पावर ऑफ हो जाए, और नेक्स्ट टाइम जब बूट हो तो फाइल सिस्टम चेक ना हो, जस्ट लाइक सब विंडोज में फाइल सिस्टम चेक शुरू हो जाता है। और अगर यहाँ 1 लिख देंगे तो अगर अनसेफ रीबूट होने की वजह बाद आपका OS फाइल सिस्टम इस पार्टीशन का चेक करेगा, फाइल सिस्टम की हेल्थ को चेक करेगा। तो 0 मीन के आप चेक नहीं करना चाहते। XFS नॉर्मली बहुत कम करप्ट होता है, EXT हो जाता है मोस्टली। उसकी वजह ये है, XFS भी हो जाता है, लेकिन जहाँ डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हार्ड ड्राइव थी डाटा राइट करते हुए, तो आपने उसको फौरन से बंद कर दिया तो जिसकी वजह से कुछ सेक्टर डैमेज हो जाते हैं, तो उसको फिर रिकवर आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो आफ्टर एवरी 180th रीमाउंट, चाहे वो मैनुअल करें या सिस्टम के रीबूट होने की वजह से और नॉर्मल रीबूट होने की वजह से हो, तो 180th माउंट होते वक्त ये फाइल सिस्टम को ऑटो चेक करेगा बूट टाइम पर।
तो जीरो मीन के हमने ये इसको डिसेबल कर दिया। तो ये अब इसका एक माउंट पॉइंट बन गया। अब आपने इस वक्त देखें ये माउंटेड स्टेट में नहीं है, और माउंटेड स्टेट में नहीं है। तो अब आपने इसको FS टैब से इसकी इंफॉर्मेशन रीड करके अपने माउंट करना है। यानी कि FS टैब में जितनी भी हार्ड डिस्क आपकी अनमाउंटेड स्टेट में मौजूद है उनको माउंटेड स्टेट में लाना है। तो आप क्या कमांड यूज करते हैं, माउंट-ए। माउंट-ए आपकी जितनी भी FS टैब की एंट्री है और उसको माउंट करने की कोशिश करता है। तो ये एरर क्या आया कि आपकी ये डायरेक्टरी ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो माउंट कहाँ करे। mkdir/part1। तो ये अब देखें से माउंट कर दिया df-h कैपिटल T से। आप देख सकते हैं कि ये SDB1 15 GB की पार्टीशन यहाँ XFS फाइल सिस्टम इस पे राइट है, ये माउंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये एक माउंट किया है, दूसरा जो है हमारा ये UUID है किसका, ext4 पार्टीशन है SDP2 का। इसको जस्ट लाइक कहते हैं part2 के नाम से भी बना ले। इसका ext4 फाइल सिस्टम है, डिफॉल्ट्स। थर्ड क्या है, XFS है। XFS को भी समझते हैं क्या होता है, वो सॉरी स्वैप। ये हमारा तो स्वैप का कोई माउंट पॉइंट नहीं होता। स्वैप के डाटा को, रैम के डाटा को आप कभी नहीं देख सकते। उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगी, सब बाइनरी फॉर्मेट में होगा। तो उसको रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए टूल्स हैं कि स्वैप मेमोरी को आप डंप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी की स्टेट को रीड करना चाहते हैं तो स्वैप माउंट पॉइंट होता है और स्वैप फाइल सिस्टम है इसका। और ये आपका आ गया। अब स्वैप का फायदा क्या है, बेसिकली स्वैप एक ऐसा फाइल सिस्टम है जो कि आपके मेमोरी के अंदर जो पेजेस की इंफॉर्मेशन होती है उसको कंटेन कर सकता है। आप मेमोरी के अंदर जो पेजेस मौजूद हैं उसको NTFS पे, EXT पे, XFS पे राइट नहीं कर सकते। तो स्वैप का फायदा ये होता है कि अगर आपके OS के ऊपर, सर्वर के ऊपर मेमोरी 100% किसी वजह से कंज्यूम हो गई है तो आपकी फिजिकल रैम के ऊपर जो अनयूज्ड पेजेस हैं, यानी कि कब किसी दौर में प्रोसेस चले थे और अभी आइडल स्टेट में और उन्होंने मेमोरी के ऊपर पेजेस बनाए हुए हैं, तो उन अनयूज्ड पेजेस को आप स्वैप पे डंप कर देते हैं OS के तौर पे, और फिजिकल मेमोरी में स्पेस निकल आती है और नए प्रोसेसेस उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इसी तरह जब उन अनयूज्ड पेजेस की किसी को प्रोसेस को जरूरत पड़ जाती है तो उनको वापस मेमोरी में लोड किया जाता है और फिर मेमोरी से अनयूज्ड पेजेस को स्वैप में राइट किया जाता है ताकि वो यूजेबल बन जाए। तो ये स्वैपिंग का प्रोसेस अगर एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो बहुत तेज़ी से पेजेस स्वैप टू रैम और रैम टू स्वैप मूव हो रहे होते हैं। अब आपकी रैम की स्पीड डिपेंडेंट हो जाती है ऑन द स्पीड ऑफ योर हार्ड डिस्क, क्योंकि अब आपका आईओ हार्ड डिस्क के ऊपर हो रहा है। जितनी तेज़ी से पेजेस जिसके ऊपर राइट होंगे स्वैप के ऊपर, तो स्वैप को मोस्टली SSD के ऊपर बनाया जाता है ताकि कुछ परफॉर्मेंस बॉटलनेक खत्म किया जा सके। लेकिन रैम की स्पीड जो है वो 1000 टाइम ग्रेटर देन हार्ड डिस्क है।
तो आप हार्ड डिस्क को रैम से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि स्वैप को आप एसएसडी के ऊपर उठा दें। ये हमने माउंट कर दिया, माउंट -A करें, पार्ट 2 बना लें। ये आपका सेकंड पार्टीशन भी माउंट हो गई है। लेकिन स्वैप के बारे में कैसे पता चलेगा कि स्वैप कहाँ है? तो इसके लिए कि स्वैप कौन कौन सी पार्टीशन कहाँ पे स्वैप में माउंट हुई है, तो इसके लिए होता है स्वैप ऑन -S कि जितनी भी स्वैप फाइल सिस्टम हैं जो माउंट हुए हुए हैं उनकी समरी शो करे। तो इस वक्त जो हमने स्वैप बनाई है तो ओएस ने खुद बनाई थी। इसका साइज भी आ रहा है बाइट्स में, लेकिन आ रहा है। तो अगर आप स्वैप ऑन -A लिखेंगे तो ये आपकी FS टैब के अंदर स्वैप की एंट्रीज को ऑन करेगा। देखिए इसने जिस तरह माउंट -A है, इस तरह स्वैप ऑन -A है। तो इसने ESDB3 को भी इनेबल कर दिया स्वैप के तौर पर। इसका साइज ये लिखा आ रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके ओएस पे एक्चुअल में कितनी रैम और स्वैप फिजिकल मेमोरी और स्वैप मौजूद है, तो इसके लिए फ्री -K फॉर किलोबाइट, M फॉर मेगाबाइट और -G करें, या G करें तो गीगाबाइट है, तो -M कर ले तो मेगाबाइट में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। इतनी मेगाबाइट फिजिकल रैम है, इतनी यूज हुई है, इतनी फ्री है। और ये स्वैप है। स्वैप इस वक्त देखिए 17 GB है, 0 MB यूज हुई है। तो 17 GB इसलिए है कि आपने ESDB भी ऐड कर दिया इसमें। इसका साइज है ऑलमोस्ट 15 GB था। तो इन दोनों की कंबाइन एफर्ट से ये कंबाइन होकर ये स्वैप का साइज आ गया। अगर आप किसी स्वैप को अनमाउंट करना चाहें तो स्वैप ऑफ /dev SDB3 अगर आप को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो अब आप फ्री -M लिखें तो ये सिर्फ 2 GB रहेगी। तो मीन के SDB3 जो है ये, तो इस तरीके से किसी एक स्वैप को आप मैनुअली ऑफ और वापस ऑन करने के लिए ऑन यूज कर सकते हैं। और स्वैप ऑन -A करेंगे तो FS टैब में अगर एंट्री है तो वहां से ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्वैप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, माउंट पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एक चीज रह गई है, ये टेम्प FS। ये क्या फाइल सिस्टम है? दिस इज अ टेम्परेरी फाइल सिस्टम। और ये एक्चुअली इसका साइज देखें, ये टेम्प FS ये मल्टीपल लोकेशन पर आपको माउंट हुआ नजर आ रहा है। और इस सब का साइज 2 GB है। ये 394 MB है। तो बेसिकली टेम्प FS 50% ऑफ मेमोरी में, ये बेसिकली टेम्प FS जो है ये रैम है। यानी कि रैम का डाटा आप देख तो नहीं सकते, लेकिन रैम में आप खुद डाटा राइट कर सकते हैं। अगर आप रैम को किसी हार्ड डिस्क पे माउंट कर दें तो ये टेम्प FS बेसिकली 50% स्पेस ऑफ योर हार्ड डिस्क है। सॉरी 50% स्पेस ऑफ योर मेमोरी है। अगर आप फ्री -G करें ना तो ये आपकी बेसिकली 3 GB तो नहीं है, 4 GB M करें तो 4 GB में से 2 GB एलोकेट हो गया टेम्प FS को। और इस टेम्प FS को बाउंड कर दिया /dev पे /dev shm/run sysfs c ग्रुप। और इसका ये कुछ कम है run usr0। तो ये हमने देखा था कि जब पहले दिन के टेम्प ये वाली पार्टीशंस, इनका बिहेवियर भी सेम लाइक आपके प्रॉक की तरह है कि इसमें रियल टाइम पे जो ओएस में चेंजेस आ रही होती हैं वो इसके अंदर फाइल्स बन रही होती हैं। तो इसके अंदर जो भी आप डाटा राइट करेंगे ना, ये वॉलेटाइल है। रन के अंदर जो भी राइट करेंगे, SHM के अंदर जो भी राइट करेंगे, क्योंकि इसमें रियल टाइम में ओएस डाटा राइट कर रहा होता है।
और ये एक्चुअली रैम में राइट हो रहा होता है, और इसके बीच में जो आप डाटा राइट करेंगे वो 1000 टाइम ग्रेटर होगा उसका डिस्क आईओ देन योर इसी रूट में कुछ राइट करें या बूट में करें या पार्ट 1 या 2 में करें, ये डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क होगा। तो ये रैम में होगा, टेम्परेरी होगा, नेक्स्ट बूट के ऊपर आपका ये वाइप हो जाएगा डाटा। और अब इसमें फर्ज करें आप 2 GB डाटा ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो ये 2 GB रैम यूज हो जाएगी। लेकिन अगर ओएस को ये फील होता है कि टेम्प एफएस की वजह से बॉटलनेक बन रहा है तो वो टेम्प एफएस के डाटा को किसी टाइम भी क्लियर कर सकता है, क्योंकि वो टेम्परेरी डाटा होता है, किसी वक्त भी बड़ी तेजी से बनता है और डिलीट होता है। और ओएस को पता होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सेव नहीं करनी जो कि किसी वक्त रियल टाइम पे जरूरत पड़े, वो उसको हार्ड डिस्क पे सेव करता है, स्लैश प्रॉक में सेव करता है। स्लैश प्रॉक भी वॉलेटाइल मेमोरी है, वो भी आपका होता डिस्क के ऊपर है लेकिन नेक्स्ट बूट के ऊपर रिमूव हो जाता है। तो ये आपकी, तो अगर आपने 2 सिस्टम अगर आप नेटवर्क के साथ अटैच कर दें और गीगाबिट के इथरनेट कार्ड या 10 गीग के इथरनेट कार्ड लगाएं और उसके बीच में स्विचेस भी हाई पावर लगा दें और डाटा ट्रांसफर जब अगर आप करते हैं, कॉपी करते हैं, तो आपको एमबी से ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि आपकी हार्ड डिस्क बॉटलनेक बन रही होती है दोनों साइड पर। दोनों साइड पे आप एसएसडी भी लगा दें तो आपको मैक्सिमम 100 MB 120 MB डाटा राइटिंग स्पीड मिल जाएगी, लेकिन आप गीगाबाइट्स में डाटा राइटिंग अटेन नहीं कर सकते। इवन कि आपकी केबल्स में भी इतनी पावर होती है, सब कुछ सही होने के बावजूद। तो अगर आप रियल टाइम पर नेटवर्क की लेटेंसी को चेक करना चाहते हैं, डाटा थ्रूपुट चेक करना चाहते हैं, तो आप 2 लिनक्स की मशीन में टेम्प एफएस माउंटेड डायरेक्टरी के अंदर डाटा को कॉपी करके देखें तो आपको यानी गीगाबाइट्स आप सेकंड्स में कॉपी कर सकते हैं। और आपकी नेटवर्क की अगर आप ग्राफ को मॉनिटर करें तो आप उसकी देख सकते हैं कि उसकी स्पाइक्स की जीबीज में जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन आज खत्म हो गया पार्टीशनिंग का। इसका एक छोटा सा टॉपिक रहता है कि अभी हमने एफ डिस्क के जरिए पार्टीशनिंग बनाने का मैकेनिज्म सीखा है, हमने जीपीटी के जरिए पार्टीशन बनाना अभी नहीं देखा। जीपीटी भी एफ डिस्क की तरह एक टूल है, उसी तरह की यूटिलिटी है, जस्ट थोड़ा सा उसका इंटरफेस डिफरेंट है, कमांड लाइन बेस्ड ही है वो भी, और उसमें आप पार्टीशन बना सकते हैं। फिर पार्टीशन बनने के बाद पार्टीशन नजर भी ऐसे ही आती हैं, तो फाइल सिस्टम भी ऐसे राइट, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जीपीटी आपकी ग्रेटर फाइल सिस्टम को भी मैनेज करता है, प्लस जीपीटी में आप प्राइमरी एक्सटेंडेड और लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, पार्टीशन इज इक्वल टू पार्टीशन है बस। और यू कैन मेक अप टू 128 पार्टीशंस, इसमें तो आप 4 पार्टीशन मैक्सिमम बना सकते हैं। अब आप बताएं, आपको कोई क्वेश्चन इसमें? जी सर बिल्कुल। सर अभी हम बात कर रहे थे स्वैप फाइल की, तो लेट सपोज अगर मेरा एक कंप्यूटर में रैम सिर्फ 2 GB हो और उसमें मैं SSD हो मेरे पास, और उसमें मैं स्वैप जो है वो जैसे आपने ऐड किया है कुछ GBs, अगर उसमें मैं स्वैप ऐड कर लेता हूँ तो अल्टीमेटली वो एक वर्चुअल मेमोरी बन जाएगी, तो क्या उससे परफॉर्मेंस में या डाटा ट्रांसफर में बेहतरी आएगी उससे? नहीं, स्वैप का डाटा ट्रांसफर से तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो प्लीज फिर परफॉर्मेंस से भी कोई ताल्लुक नहीं है, परफॉर्मेंस तो डिग्रेड करता है स्वैप। यही हमने अभी पढ़ा है ना कि परफॉर्मेंस तो डिग्रेड करेगा। स्वैपिंग अगर आपके ओएस पे शुरू, ये तो सर्वाइवल स्पेस होती है, ओके ओएस को सर्वाइव करने के लिए होता है कि क्रैश ना हो जाए अगर रैम 100% यूज हो जाए तो। पेजिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या चीज? पेजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता एक जगह से। कॉन्सेप्ट पेजिंग का ही है। हाँ, पेजिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, वो बेसिकली उसके ऊपर पेजेस राइट कर रहा होता है, अगर उधर ज्यादा हो तो उस तरफ कर देता है और उधर से वापस जो है वो रैम के ऊपर कर देता है जब उसकी जरूरत। तो क्या जरूरत है हार्ड डिस्क को एज अ रैम यूज करने की? हार्ड डिस्क एज अ रैम तो नहीं यूज होती, जस्ट वो एक सर्वाइवल स्पेस होता है कि वो क्रैश ना हो, हाँ, मतलब परफॉर्मेंस अगर बहुत स्लो हो जाएगी। अगर SSD हो उसमें या NVMe हो सर उसमें, या अगर SSD अगर एक लगा ली जाए, लगा ले,
उसमें तो फिर यही है कि एसएसडी की स्पीड भी रैम के बराबर तो नहीं होती, परफॉर्मेंस तो फिर भी डिग्रेड होगी लेकिन कम होगी एक मैग्नेटिक डिस्क के मुकाबले में। लेकिन सर ये बेसिकली तो ऑन रिक्वायरमेंट बेस के ऊपर काम करता है। रिक्वायरमेंट किस किस्म की? मतलब जिस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट होती है पेजेस को राइट करने की, वो उस तरफ राइट करती है। नहीं, ठीक है, हाँ। अगर रैम फ्री है तो देखें, अभी रैम फ्री है तो इसमें 0 MB इसने राइट किया अभी तक, इसमें ये नहीं ठीक है राइट ना, करेगा जब मैं तक भी ये यही बात 100% नहीं मैं पहुंच यही जाएगा। बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त रिक्वायरमेंट होती है रैम अगर फुल हो जाती है उस हाँ तो रिक्वायरमेंट, बिल्कुल रिक्वायरमेंट बिल्कुल। रिक्वायरमेंट बेस नहीं, रिक्वायरमेंट एक ही है, रिक्वायरमेंट एक ही है कि रैम फुल हो जाए बस, और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि डायरेक्ट जाके स्वैप पे राइट करे हो। और ये किन सिनेरियोज में ऐसा होता है कि रैम जो है वो मुकम्मल तौर पे फिल होता है? ये तो मिलियन ऑफ सिनेरियोज हो सकते हैं कि आपके ओएस में अगर कोई मेमोरी लीक्स हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो मेमोरी को एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, या आपने कम रैम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस ओएस के स्टार्ट कर दिए, ठीक है, या आपका कोई प्रोसेस है उसके ऊपर नंबर ऑफ कनेक्शंस बाइट से इतने ज़्यादा बन गए हैं, हर कनेक्शन को मेमोरी तो चाहिए होती है, तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता जा रहा है, चाहे बाइट्स में कर रहा है कि मिलियंस ऑफ बाइट सेशन बन गए हैं, तो वो भी रैम आपकी 100% कंज्यूम कर जाएगा। फिर आपकी ज्यादातर मेमोरी लीक्स की वजह से होता है या जरूरत से ज्यादा सर्विसेज चलाने की वजह से होता है। सही, ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जीपीटी, पार्टीशन स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और जीपीटी जीपीटी पार्टीशन स्ट्रक्चर आप कैसे राइट करते हैं, उस पर फाइल सिस्टम तो इसी तरह राइट होता है, डिवाइस लेटर भी यूं ही आते हैं, जस्ट नया टूल है उसको देखना है, और एलवीएम को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो